जय हिंद दोस्तों। जय साथी की क्विक रीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं किशोर कुमार आप सभी के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ मुगल साम्राज्य को लेकर के। दोस्तों हमने देखा था कि मुगल साम्राज्य एक लंबा विस्तृत चैप्टर था, इसलिए हमने उसे कई भागों में बांट दिया था। हमने पहले सेशन में देखा था मुगल साम्राज्य का जो पार्ट 1 वाला सेशन था, उसमें देखा था कि मुगल वंश की स्थापना से लेकर के अकबर के शासनकाल तक के देखा था। जैसे कि पहले जो हम देखा कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, उसके बाद देखा था कि उसका उत्तराधिकारी हुमायूं कुछ वर्ष तक शासन करता है, लेकिन उसके बाद जो है मुगल वंश की समाप्त करके मुगल वंश हथियार लेता है शेरशाह सूरी द्वारा, और अपने शासनकाल उसने 15 वर्ष तक यहाँ पर शासन किया था शेरशाह सूरी ने। उस कुछ वंशों बाद उसके उत्तराधिकारी आता है, दोनों मिलकर 15 वर्ष तक शासन करते हैं अफगान वंश यहाँ पर मुगल काल में। उसके बाद फिर से अकबर आ जाता है, और हमने अकबर के काल की जो बहुत सारे उपलब्धियां थी, बहुत सारे जो युद्ध लड़े गए थे उनके द्वारा हमने उनको देखा था। आज के सेशन में हम उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम शाहजहां का काल, जहांगीर का काल, औरंगजेब का काल। इसके काल में जो है जो प्रमुख सांस्कृतिक आर्थिक जो उपलब्धियां हैं, हम इन चीजों को देखेंगे। इसके द्वारा जो लड़े गए बहुत युद्ध है, महत्वपूर्ण युद्ध है। इसके काल में कुछ विद्रोह भी हुए थे, वो देखेंगे। इस जो मुगल बादशाह थे ये सब, इनकी जो धार्मिक नीतियां थी, मराठों के प्रति उन्होंने क्या नीति अपनाई थी और राजपूतों के प्रति क्या नीति अपनाई थी, साथ ही भारत के जो हिंदू जनता थे उसके प्रति इन्होंने क्या नीति अपनाई थी। हम इन चीजों को देखते हुए आज का सेशन जो है हम पार्ट 1 वाले हिस्से को आगे बढ़ाकर यहीं तक समाप्त करेंगे। आज फिर से हमारा जो है मुगल काल समाप्त नहीं हो पाएगा, हम इसे तीसरे क्लास में उपस्थित करेंगे। दोस्तों क्विक रिवीजन सीरीज का मतलब ये भी नहीं होता कि आपको एक ही घंटे में पूरे मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दें। हम आधा अधूरा तैयार करके आपको जो है अनफिट नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीपीसीएस वनडे एग्जाम तो है नहीं कि आप कुछ भी या फिर जो पीवाईक्यू हैं पिछले साल के आप उसे तैयार कर लो और प्रीलिम्स एग्जाम निकल जाए इसका। इसके लिए आपको विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसके, ये शासक जो है महत्वपूर्ण, जैसे कि औरंगजेब, उससे पहले बाबर भी देखा था। इस सभी का काल जो है इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, इसलिए हमने डिटेल से इनके बारे में जानने की कोशिश की है और आपको जो है ये सब बता रहा हूँ मैं। जो भी अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ है वो आपको मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए हमारा सेशन लेट हो रहा है। तो हम जो है इस क्लास को फिनिश करने के लिए हम इसका मुगल साम्राज्य का पार्ट 3 भी लेके आएंगे आपके समक्ष, और 33 के बाद जो है डे 34 जो है हमारा मराठा साम्राज्य होगा, और इसका जो बचा हुआ सेक्शन है हम 35वें सेक्शन में करेंगे। कल जो हमारा सेशन होगा, कल के सेशन में हम मराठा साम्राज्य कराएंगे, और 35वां सेशन जो होगा, क्योंकि क्लास शेड्यूल हो चुकी है उसे चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम 35वें क्लास में आपको इसका जो बचा हुआ पोर्शन है, जिसमें हम प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, मुगल काल की जो है सांस्कृतिक व्यवस्था वगैरह हम देखेंगे। तो ये चीज़ हम 35वें सेशन में देखेंगे। बाकी बचा हुआ मुगल पार्ट का जो 3 वाला सेक्शन है, मुगल पार्ट 3, वो वाला सेशन। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि इस क्लास से जुड़ी जो भी पीडीएफ आपको डाउनलोड करना होता है, वो आप हमारे टेस्ट साथी की मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेस्ट साथी मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको सब चीज़ मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पर पीडीएफ के अलावा और भी चीज़ें वहाँ से बहुत सारी मिल सकती है। जैसे आप वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं, निःशुल्क टेस्ट है, वहाँ पर 2-3 टेस्ट निःशुल्क दिए गए हैं, आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों एक और चीज़ बता दूं कि कल से जो है हमारा एक स्पेशल सेशन शुरू हो रहा है, जिसमें राकेश सर आपको पढ़ाएंगे, और राकेश सर मैराथन क्लास लेके आएंगे, और वो मैराथन जो होगा एमसीक्यू की जो है प्रैक्टिस कराया जाएगा। उसमें बहुत सारे एमसीक्यू डेली जो है 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे राकेश सर। आपको सिखाया जाएगा कि उसमें एग्जाम के हॉल के भीतर जिन छात्रों को चारों ऑप्शन पता है वो तो सही मार के आएंगे ही, लेकिन उन छात्रों का क्या, जो जो छात्र नहीं जानते हैं कि 4 में से 3 ऑप्शन क्या है, उसके आंसर नहीं जानते हैं, तो वो सिखाएंगे आपको कि इस परिस्थितियों को कैसे संभाला जाए। तो ये सब संभालेंगे, और बहुत सारे ढेर सारे जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू के साथ साथ जो नए संभावित प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी आपको कराया जाएगा। तो कल से आप लोग तैयार रहिएगा। और हमारा कल से क्लास जो है पहला ही सेक्शन जो एमसीक्यू का मैराथन क्लास है वो कल से ही शुरू हो रही है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फिलहाल हम लोग अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं, और हम जो अकबर के बाद का जो बादशाह है हम वहां से शुरू करते हैं अपना सेशन। ठीक, अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर होता है। इसके बचपन का नाम आप जानते हैं, इसे बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर का प्रारंभिक जीवन
दोस्तों यहाँ पर प्रारंभिक जीवन इसलिए बता रहा हूँ कि ये जब कोई भी शासक जो थे, ये बादशाह बनने से पहले भी उन्होंने बचपन काल में जो है अपने पिता के शासन काल में कोई ना कोई जिम्मेदारी निभाता था। जैसे हम अकबर को भी देख चुके हैं, हुमायूं को भी देख चुके हैं, अपने पिता के शासनकाल में भी युद्ध लड़ा था ये लोग और बहुत सारे नेतृत्व को संभाला था। इसलिए इसके प्रारंभिक जीवन को भी जानना जरूरी है कि जब ये बादशाह बना था तो उससे पहले जो है कहाँ पर था। अब दोस्तों एक और चीज है, यहाँ पर आप देखते हैं मुगल साम्राज्य में सत्ता के लिए उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष शुरू हो जाता है। तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो एक मुगल बादशाह है केंद्र में, और उसके खिलाफ उसके पुत्र जो है इतनी बड़ी सत्ता की जो है संघर्ष विद्रोह कैसे उत्पन्न कर देता है। कहीं ना कहीं उसके पास इतनी बड़ी शक्ति रही होगी। तो उस शक्ति का कारण क्या था दोस्तों? तो इस शक्ति का यही कारण था कि जब कोई मुगल बादशाह केंद्र में रहता था तो उसके विरुद्ध उसका पुत्र जब या फिर कोई सौतेले भाई वगैरह जब जो होते थे सत्ता के लिए संघर्ष करता था, तो ये कहीं ना कहीं किसी दूसरे प्रांत का ये वहां पर सेनापति होता था और प्रांत का पति होता था, मतलब वहां का जो राज्य प्रमुख होता था तो ये होता था। और उसके पास बहुत सारे सैनिक आर्थिक जो है शक्तियां हुआ करती थी, उसके पास बहुत सारी सेना होती थी और इतनी सेना होती थी उसके पास कि ये लोग विद्रोह कर सके। इसलिए यहाँ पर आप जहांगीर के काल से में देख सकते हैं, अकबर के काल में भी विद्रोह हुआ था। केवल जो है बाबर ने अपने जो साम्राज्य के जो क्षेत्र थे वो हुमायूं को 4 भागों में बांट दिया था। हुमायूं के जो 4 भाई थे उसमें बांट दिया गया था, तो वहां पर आपको संघर्ष देखने को नहीं मिलता। लेकिन हुमायूं के उत्तराधिकारी के बाद जो है जितने भी शासक हुए सभी के लिए उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, और धीरे धीरे ये उत्तराधिकार का संघर्ष इतना भयंकर होता गया कि औरंगजेब के काल तक जो है इस साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया था। औरंगजेब के काल से ही जो महत्वपूर्ण शासक है वहां से पैदा होना बंद हो जाता है मुगल साम्राज्य में, और इसके बाद मुगल साम्राज्य का जो है नाश होना शुरू हो जाता है। तो हम आज के सेशन में मुगल साम्राज्य तक देखेंगे और उसके जो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुए हैं, ये युद्ध सब लड़े गए हैं, बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं इसमें, और आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है, पूछता भी है कि ये युद्ध किस चीज से संबंधित है। तो इसलिए मैं आज के सेशन में ये सभी देखेंगे। तो हम फिलहाल जहांगीर का जो प्रारंभिक जीवन था हम वो देखेंगे। जहांगीर जब बादशाह बना था उससे पहले वो क्या कर रहा था। जहांगीर ने 1581 ईस्वी में जो है काबुल के विरुद्ध पहला सैन्य अभियान किया था। आप देखते हैं यहाँ पर जहांगीर जो है 1605 ईस्वी में सत्ता संभालता है। अकबर की मृत्यु 1605 में होती है और उसके बाद जो है जहांगीर मुगल बादशाह की सत्ता संभालता है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर कितने हैं, करीब 15-20 साल पहले से ही ये सैन्य अभियान चला रहा था, सैन्य अभियान का नेतृत्व कर रहा था। तो ऑब्वियस है कि जब तक आगे 15 साल बाद जाकर के ये बहुत शक्तिशाली बन जाएगा, और इसीलिए इन्होंने विद्रोह किया था। इन्होंने 1581 के काबुल सैन्य अभियान के बाद 1599 में वापस जो है इलाहाबाद में पड़ाव डाला था और एक शासक की भांति दरबार लगाया था। तो आपकी इसकी विद्रोही जो घटनाक्रम है आप यहीं से इसको देख सकते हैं। 1602 में इन्होंने फिर से जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जो है अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। ये अबुल फजल वही है जो अकबर के दरबार के नवरत्न होते थे, नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे, उसकी हत्या करवा दी। तो संघर्ष की जो बिगुल है आप यहाँ से बजती हुई देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसकी शासन एक बादशाह के रूप में उसने क्या तरक्की की थी, क्या उपलब्धि हासिल की थी, हम वो गिनाएंगे। जहांगीर 1605 ईस्वी में ये सत्ता संभालता है, 1605 ईस्वी में, और उसके बाद जो है ताजपोशी होते ही सबसे पहले क्या करता है, ये 12 प्रकार के अध्यादेश जारी करता है। 12 प्रकार के अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेशों को उस काल में जो है आइन ए जहांगीर कहा जाता था। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये पॉलिटिकल चीज है। उस समय अध्यादेशों को क्या कहा जाता था, आइन ए जहांगीर। ये कौन कौन से अध्यादेश थे और किस चीज से संबंधित थे ये आपको जानना जरूरी है। और इसी 12 अध्यादेश में इसके जो शासन काल के जो संपूर्ण कार्य है उसका विवरण आपको प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये 12 अध्यादेश हैं आप उसको याद रखिएगा, जहांगीर के कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके काल में सबसे पहले इसने जकात नामक जो कर था उसे समाप्त कर दिया था। इसके बाद जो है तमगा नामक कर, उसे भी इसने, तमगा और एक नमक कर था उसे भी इसने समाप्त कर दिया था। उसके बाद नीर वही नामक कर था, इसे भी समाप्त कर दिया था। आप देखिए यहाँ पर ये पहला जो 3 है
इसमें तीनों में टैक्स प्रकार के समाप्त किया है, टैक्स समाप्त किया है। आप उसके नाम याद रखिएगा, जकात, तमगा, नमक कर और नीरवही नामक कर था, जो पिछले काल में अकबर के काल में चालू था, जो अब जाके इसे समाप्त कर दिया गया है जहांगीर के काल में। ठीक है। इन्होंने भी मादक पदार्थों के निर्माण और बिक्री दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। मादक पदार्थों यानी कि शराब जो होता है, भांग वगैरह, उस काल में बहुत सारे बिकते थे, तो इन चीजों पर बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसने पशु वध पर भी रोक लगा दी थी, पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। ये गौवंश की हत्या भी उससे संबंधित है। और इसके अलावा और जितने भी हैं, गाय की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। साथ ही जो और सारे उस समय जो पशु मारे जाते थे, हिरन वगैरह, तो इस सब की भी रोक लगा दी इसने। इसने बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगा दी। तो दोस्तों ये सब कल्याणकारी कार्य हैं, आप इसे देख सकते हैं। और पूछा जा सकता है आपकी कि बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाने वाला जो है, बलात् श्रम यही वही होता है जिसे आप बेगार कहते हैं, बेगार श्रम, इस पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये चीज आप देख सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि प्राचीन काल से आप देख सकते हैं जितने भी शासक हुए हैं, सभी शासक ने सामान्य जनता से मजदूरी करवाना, फोकट में मजदूरी करवाना जिसे कहते हैं, अपना हक समझता था, अपना अधिकार समझता था। इतिहास में ये पहला शासक हुआ जिन्होंने बलात् श्रम यानी कि आप मजदूरी करवा लो और उसे पैसे न दो, इन चीजों पर प्रतिबंध लगाने वाला इतिहास का पहला शासक हुआ था। न तो इसे अकबर ने कर पाया था और न ही उस काल में, प्राचीन काल में अशोक न कर पाया था। न तो अशोक ने करवाया, न इसने करवाया। ठीक है। तो इतिहास में, भारतीय इतिहास में पहला ऐसा शासक देखते हैं जिन्होंने मजदूरों के हक जो है उसकी मजदूरी को माना और इसे प्रतिबंध लगा दिया कि भाई देखो, यदि आपको मजदूरी करवानी है तो उसको बदले में मजदूरी देनी पड़ेगी। ठीक है। इसलिए इन्होंने बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया दिया था। इसने जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन आप इसमें कहा गया था कि दीपावली के दिन जो है जुआ खेला जा सकता है। तो साल में, वर्ष में जो है एक दिन की छूट दे दी गई थी, लेकिन जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों ये सब समाज के कल्याणकारी कार्य हैं, ये सब कहीं ना कहीं समाज के लिए किया गया था। आप देख सकते हैं पशुवध, गौवंश पर रोक, ये बलात् श्रम पर रोक, जुआ पर प्रतिबंध, आप पिछले पेज में देख चुके हैं। वहां पर, यहाँ पर देख चुके हैं कि इसने इस प्रकार के इतने सारे जो नमक हैं, शोषणकारी जो टैक्स हैं, इसको समाप्त किया था। मादक पदार्थ जो है उस समय के नशीले पदार्थ हैं, इसको इसने प्रतिबंधित किया था। तो ये चीजें थी इसके काल में। जहांगीर ने 2 सम्मानित दिवस घोषित किए थे, एक तो रविवार का दिन था और दूसरा गुरुवार का दिन था। सप्ताह का 2 दिन जो था उसे सम्मानित स्पेशल डे के रूप में घोषित किया था। रविवार को इसलिए घोषित किया था कि इस दिन के इसको जन्म हुआ था, रविवार के दिन जहांगीर का जन्म हुआ था रविवार के दिन, इसलिए इसे स्पेशल घोषित किया था। और दूसरा दिन था गुरुवार, इसके दिन इसने ताजपोशी जो हुई थी, मतलब कि गद्दी पर बैठा था, इसलिए इसको दिन को स्पेशल के रूप में इसने पेश किया था। अब इसका एक और कल्याणकारी कार्य देखिए। इसके साम्राज्य में जो कैदी काफी लंबे समय से जेल में बंद था, उसे उसने रिहा करवा दिया था। तो ये चीजें आप इतिहास में इससे पहले नहीं देखते हैं कि जो पुराने कैदियां थी। दोस्तों ये चीज जो है आज भी भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये इन चीज को आज भी फॉलो कर रही है। अब फॉलो कैसे कर रही है, तो आप देख सकते हैं कि इसे जो है 2 अक्टूबर के दिन, साल में 2 अक्टूबर और शायद 15 अगस्त का दिन होता है, जिस दिन कैदियों को रिहा किया जाता है जेल से। साल में 2 दिन होता है, 2 अक्टूबर और शायद 15 अगस्त को। 15 अगस्त के बारे में मुझे 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन 2 अक्टूबर के दिन का श्योर हूँ कि इस दिन भी कैदी को रिहा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके 12 अध्यादेश में से सभी के सभी अध्यादेश जो थे कल्याणकारी कार्यों के उद्देश्य से जारी किए गए थे, और सभी का जो है बहुत ही दूरगामी परिणाम निकला था। ठीक है। हम इसके अगले कार्य को देखते हैं। इसके जहांगीर ने अपने पिता के द्वारा जागीर जो जारी की गई थी, जागीर और मनसब, उसको दोबारा पुष्टि करवाया कि क्या वो फेक तो नहीं है, क्या वो जाली तो नहीं है, इसकी उसने पुष्टि करवाई थी। अकबर के शासनकाल में जो जागीर और मनसब दी गई थी, उनकी पुष्टि करवाई थी। जो सक्षम थे और कुशल लोग थे, उसके मनसबदारों में जो है उनकी प्रमोशन किया गया था, पदोन्नति दी गई थी उसके काल में। ठीक है। इसके काल में एक और कहा जाता है कि इसे न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। ये जो है बहुत ही न्यायप्रिय शासक था। अपने न्याय के लिए जो है एक आगरा में एक जो है वहां पर जंजीर स्थापित की थी। यदि किसी को न्याय चाहिए होता है तो उस जंजीर को बजाना होता, फिर जहांगीर जो है स्वयं बादशाह जो थे न्याय करता था। तो इन चीजों के लिए जाना जाता था।
इसके काल में जो है न्याय की जो प्रथा थी, अंग भंग करना, जैसे किसी को सजा के रूप में अंग काट लिया जाता था, तो ये चीज जो है जहांगीर ने बंद करवा दी थी। तो आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर सजा की जो क्रूरतम रूप है उसे इसने बंद करवा दिया था जहांगीर ने। ठीक। अब इसके शासनकाल की कुछ और घटनाएं हैं जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आप उसे बहुत ही बढ़िया ढंग से याद रखिएगा। जहांगीर के काल में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने 1600 ईस्वी को पार कर चुका है, और ये वही काल है जब यूरोपियन सब जो है भारत में आना शुरू कर दिया था, क्योंकि 1600 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है वहां पर ब्रिटेन में, और स्थापना के बाद जो है उसे पूर्वी जो देश हैं उनके साथ व्यापार करने की अनुमति दी जाती है, और वहां से ये लोग भारत में आना शुरू कर देते हैं। तो आते ही सबसे पहले जो वेलकम है ये जहांगीर ने ही किया था। विलियम हॉकिंस जो था जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया था, विलियम हॉकिंस। ठीक है। और 1611 में वापस गया। इन्होंने 3 साल तक यहाँ रहा था। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, और उपाधि के साथ साथ इन्हें 4 साल जो 400 का मनसब है, ये एक पद होता है, ये पद उसने दिया था, और 3 साल तक ये इसी पद पर था और इसी पद पर कार्य किया था। इसने इसे इंग्लिश खान को उपाधि इसलिए दी थी, इंग्लिश खान की, कि विलियम हॉकिंस जब यहाँ पर जहांगीर के दरबार में आया था तो जहांगीर से पर्सनली जो है तुर्की भाषा में बात किया था। एक अंग्रेज होते हुए तुर्की भाषा का ज्ञान रखना एक बहुत बड़ी बात थी, इसलिए जहांगीर ने प्रसन्न होकर, उसकी मातृभूमि की भाषा थी इसलिए प्रसन्न होकर उसे जो है इंग्लिश खान की उपाधि दी। मतलब एक खान जो है, खान तो है ही क्योंकि वो मुसलमान है, मुसलमान की भाषा बोला, और इंग्लिश तो पैदाइश था, इसलिए उसने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। दोस्तों ये याद रखिएगा कि इंग्लिश खान की उपाधि किस लिए दी थी। ठीक है। दूसरा जो था अंग्रेज थॉमस रो था, 1615 ईस्वी में आया था। विलियम हॉकिंस जब आया था तो उसकी महत्वाकांक्षा जो है पूरी नहीं हो सकी थी, इसलिए थॉमस रो को दोबारा भेजा गया था। ये 1615 ईस्वी में मुगल दरबार में आया था, और ये जहांगीर के दरबार में ही उपस्थित हुआ था। ठीक। इससे इसकी पहली मुलाकात जो जहांगीर की है और थॉमस रो की पहली मुलाकात कहा जाता है कि अजमेर में ही हो गई थी, वहां पर दोनों ने साथ में शिकार भी खेला था। ठीक। तीसरा जो विदेशी यात्री था ये फ्रांसिस्को प्लास्टी था, ये एक डच यात्री था, और ये भी जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। तो ये सब विदेशी यात्री थे जो जहांगीर के दरबार में आए थे, और ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये विदेशी यात्री किस मुगल काल में किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो ये चीज आप याद रखिएगा। जहांगीर ने कुछ बाग भी लगवाए थे, इसके नाम याद रखिएगा। शालीमार बाग जो है, दो है, एक तो कश्मीर में है और दूसरा लाहौर में है। इन दोनों बाग की स्थापना जो है किसने करवाई थी, तो जहांगीर ने करवाई थी। शालीमार बाग एक कश्मीर में और दूसरा लाहौर में है, इन दोनों बाग की स्थापना जहांगीर ने करवाई थी। एक निशांत बाग है, कश्मीर में है, इसकी स्थापना जहांगीर ने करवाई थी। और दिलकुशा नामक बाग जो है लाहौर में स्थापित करवाई थी जहांगीर ने ही। जहांगीर के काल को कहा जाता है कि चित्रकला का ये स्वर्णिम काल था। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। दोस्तों ये सब छोटे छोटे मुहावरे हैं, आप इसे याद रखिएगा। जैसे कि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, ऐसे ही जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। बाद में जब आप शाहजहां के काल में जाएंगे तो यहाँ पर जो है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल जो है देखने को मिलेगा। जितने भी सुंदर संरचनाएं हैं ये इसी के काल में जो है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के काल में काल है। और उसके बाद जो औरंगजेब का आता है तो वो तो एक कट्टर शासक निकलता है, और सभी प्रकार के जितनी भी कलात्मक चीजें थी सभी को अपने दरबार में प्रतिबंध लगा दिया था। तो उसके काल में कोई जो है अच्छी बातें नहीं होती, एक धार्मिक रूप से सामाजिक रूप से बहुत ही कट्टर होता है, और परिणाम भी उसको देखने को मिलता है। उसके साम्राज्य में इतने सारे विद्रोह हुए, इतने सारे विद्रोह हुए कि उसका साम्राज्य जो है वहां से विघटन शुरू हो जाता है, और विघटन ऐसा शुरू हो जाता है कि 1857 ईस्वी के बाद मुगल वंश का समाप्ति हो जाता है। मुगल वंश अंतिम रूप से 1857 में भले ही समाप्त हुई हो, लेकिन वो जो है औरंगजेब के काल से ही एक बहुत ही छोटे प्रदेश पर उन्होंने शासन कर दिया था। उसकी सिमट बाद में तो सिमट कर केवल दिल्ली भर रह गई थी। सोचने वाली बात है, औरंगजेब ने स्वयं जो है पूरे भारत का शासन किया था, पूरे भारत पर शासन किया था, जितने बड़ा भारतीय महाद्वीप है उस पर शासन किया था। और वही शासक एक दिल्ली भर जाती बाद में जाकर सिमट कर रह जाए तो कितनी बड़ी शर्म की बात होती है। तो उनका जो कट्टरपन है उनके पतन को नजदीक ले आया था, और उसी कारण उसका पतन हो गया था। फिलहाल हम लोग जहांगीर पर हैं। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है।
मुगल काल में जितने भी अच्छे चित्र बनाए गए थे ये इसी के काल में बनाए गए थे। इसके काल में बहुत सारे चित्रकार रहते थे। आप इन चित्रकारों के नाम याद रखिएगा क्योंकि ये सब पूछा जाता रहा है। पहला चित्रकार था अकारिजा, उस्ताद मंसूर, मनोहर, दौलत, अबुल हसन और किशनदास। ये कुल 6 चित्रकार थे जो इसके दरबार में थे, और भी हो सकते हैं, लेकिन ये नाम जो है इसके उत्कृष्ट हैं, उल्लेखनीय हैं, जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है और याद रहनी ही चाहिए। इसके बारे में थोड़ा टिप्पणी जान रखिए कि अकारिजा जो है इसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। अकारिजा के नेतृत्व में जहांगीर ने आगरा में एक चित्रणशाला जो है इसकी स्थापना करवाया था। यहाँ पर बहुत सारे चित्र बनवाए जाते थे। ठीक। दूसरा महत्वपूर्ण जो है कलाकार जो था, चित्रकार, उस्ताद मंसूर था। ये नेचुरल चीजें जो था, पशु पक्षी फल इत्यादि जो पेड़ पौधे थे, इनकी चित्रकारी करता था। और ये इस मामले में जो प्रकृति की जो फोटोग्राफी है, चित्रकारी, इसके मामले में प्रसिद्ध था। एक है अबुल हसन। ये इसलिए प्रसिद्ध है कि इन्होंने जब जहांगीर की जब ताजपोशी हो रही थी, जब उन्हें मुगल सम्राट बनाया जा रहा था, उस समय का इसने जीवंत जो है चित्रण किया है, इसके लिए जाना जाता है। और ये चित्र जो है बाद में जहांगीर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए जहांगीरी, उसके जो मेन पृष्ठ हैं वहां पर इसने इसे सजवाया था, उसके अबुल हसन के चित्र को। ठीक है, तो ये इसके चित्रकार थे। जहांगीर के काल की कुछ घटनाएं भी हैं, जैसे कि उसके जो पुत्र थे खुसरो, जिसे बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया था, इसने 1606 में अपने पिता के विद्रोह जो है पिता के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था। इसके कुछ और भी निंदनीय कार्य हैं। इसने सिखों के जो 5वें गुरु हैं अर्जुन देव, क्योंकि खुसरो जो है ये वापस जब पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था तो उसके पिता ने इसे हराने की कोशिश की, क्योंकि ये तो सम्राट है, केंद्र का सम्राट है और इतने कमजोर भी अभी नहीं है, और खुसरो एक मामूली एक प्रांत के शासक हैं। तो अभी अभी जो है सैन्य बढ़त जहांगीर के काल में ही था। तो ये जब पराजित होने लगा या होने पर था तो ये यहाँ से भागकर जो है 5वें गुरु अर्जुन देव के पास चला गया था। और गुरु अर्जुन देव के शरण में आने के बाद उसने जहांगीर ने इसे कहा कि भाई आप तुम उसे मेरे पुत्र को मेरे हवाले कर दो। जब इसने नहीं किया तो इसने क्या किया था, अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया था, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। तो ये इसके निंदनीय कार्य हैं। इसके अलावा इसने एक और काम किया था। अर्जुन देव को जब फांसी दे दी गई थी तो उसके जो सिख थे, सिख जनता, उन्होंने विद्रोह कर दिया था इनके खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ। जब विद्रोह कर दिया था तो फिर चारों तरफ से सेना ने उसे घेर लिया, सिख जनता को। और घेर लेने के बाद जब संधि हुई थी तो उस संधि में इस पर 2 लाख का जुर्माना लगवाया गया था पूरे सिख समूह पर। साथ ही उसके उस समय के जो विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे गुरु हरगोविंद सिंह, 6ठे गुरु थे, इन्हें भी कैद करके कारावास में बंद कर दिया गया था, जेल में। तो जहांगीर के जो काल के 2 निंदनीय कार्य हैं, आप इसे याद रखिएगा। इसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया था, और उसके जो 6ठे गुरु थे हरगोविंद जो थे, इसे इसने जेल में बंद करवा दिया था। दोस्तों, मुगल जो शासक थे इनका सिख साम्राज्य से बहुत ही कट्टर दुश्मनी था। आगे जाके आप देखते हैं कि औरंगजेब के काल में भी मुगल जो इसके गुरु थे सिखों के, फिर से फांसी दी जाती है। उस समय गुरु तेग बहादुर जो थे उसको फांसी दे दी गई थी, और उसी के सम्मान में दिल्ली में जो है शीशगंज का जो गुरुद्वारा जो है स्थापित किया गया है। फिलहाल हम लोग गुरु उसे वहां पर देखेंगे औरंगजेब के काल में। फिलहाल अकबर द्वारा चलाई गई जो मनसबदारी व्यवस्था थी, जिसमें 10 साल पर जो जिसे 10 साला व्यवस्था कहा जाता है, उसे 10सी और 82 के में परिवर्तन से क्या कर दिया था, इसका नाम पहले था 10सी या 82, इसे आप 10 साला भी कह सकते हैं। इसे 2 अप्पा और सिंहस्पा में परिवर्तित कर दिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2 अप्पा सिंहस्पा क्या है। तो एक क्या है, मनसबदारी व्यवस्था है। तो ये प्रशासनिक और सैन्य रीति से संबंधित है। ठीक है, जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था पहली बार जो है अफगानिस्तान में, उसके बाद जहांगीर ने अपनी मनसबदारी व्यवस्था में जो है पहली बार अफगान मुसलमान, मराठा मुसलमान और भारतीय मुसलमानों को शासन शामिल किया था मनसबदारी व्यवस्था में। ये आगरा की जो न्याय की जंजीर है ये आप पढ़ चुके हैं। जहांगीर ने एक हिंदू जो थे श्रीकांत, उसको अपना न्यायाधीश बनवाया था। तो ये उल्लेखनीय है। इसने एक चांदी का सिक्का चलाया था जिसका नाम रखा था निशार। तो दोस्तों ये चीज जो है आप याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि निशार शब्द किससे संबंधित है। तो एक चांदी का सिक्का था जिसे जहांगीर ने लॉन्च करवाया था।
इस सिक्के पर जो है एक तरफ बादशाह, दूसरी तरफ बेगम लिखा होता था, बादशाह और बेगम। ठीक है। जहांगीर ने एक और निंदनीय कार्य किया था। इसके शासन काल में जो है जैनियों की जो दिगंबर शाखा थी, दिगंबर शाखा आप जानते हैं कि जैनों की दो शाखा थी, एक तो श्वेतांबर थे और वो जो थे दूसरा था दिगंबर। ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही जैन धर्म का विघटन हुआ था, तो फिर दो गुटों में बट गया था। जो श्वेतांबर थे वो मगध में ही रह गए थे, और जो दिगंबर थे वो देश के विभिन्न भागों में फैल गए थे। वैसे फिलहाल उस समय मौर्य काल में वो चल के कहाँ चले गए थे, वो दक्षिण की ओर चले गए थे, कर्नाटक की ओर। लेकिन ये अब मध्यकाल है, यहाँ तक हो सकता है ये फिर से साम्राज्य के भीतर वापस घूम आया हो, देश के भीतर, और चारों तरफ फैल गया हो। जहांगीर ने उससे देश निकाला दे दिया था, कहा था तुम लोग नग्न रहते हो, इसलिए देश के भीतर, साम्राज्य के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो ये कट्टरपंथी काम था इसका। इसने साम्राज्य से बाहर दिगंबर शाखा को जो था साम्राज्य से बाहर रहने का आदेश दिया था। इसके काल में एक और चीज फेमस है, इसकी पत्नी थी नूरजहां, जिसे मेहरुनिसा भी कहा जाता है। ये इसकी पत्नी थी जहांगीर की। इसने जहांगीर के खिलाफ एक गुट बना लिया था। इसके गुट में इसके परिवार के ही सदस्य थे, इसकी माँ बाप भाई जो थे मेहरुनिसा के, नूरजहां के, यही लोग थे। ये नूरजहां बहुत ही शक्तिशाली गुट बन गया था। बाद में इसे जुनता गुट अथवा जो है नूरजहां गुट भी कहा गया था। तो इसके परिवार वाले जो है, इसके पिता जो एतमादौला है, ये भी इस गुट में थे। मतलब इसके लड़की की जो जितने परिवार थे, इसकी बीवी के परिवार, ये सभी इसमें शामिल था, नूरजहां गुट अथवा जुनता गुट में। और ये शासन में भाग लेता था, उसके प्रशासन में हस्तक्षेप करता था, औरंगजेब के शाहजहां के, ये जहांगीर के प्रशासन में हस्तक्षेप करता था। 1658 ईस्वी में दक्षिण अभियान के दौरान खुर्रम यानी कि कौन, शाहजहां, इसने अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर पर जो है विजय प्राप्त की थी। इसी के पश्चात खुश होकर जहांगीर ने उसे खुर्रम को क्या किया था, शाहजहां की उपाधि से सुशोभित किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी थी और क्यों दी थी। तो इसे स्वयं जो है उसके पिता जहांगीर ने दिया था। और क्यों दिया था, तो इसने दक्षिण के जो 3 राज्य महत्वपूर्ण राज्य थे उस समय के, उसको जीतकर अपने मुगल साम्राज्य में मिलाया था। 1626 में महाबत खान का विद्रोह होता है। महाबत खान का विद्रोह होने के बाद जहांगीर को झेलम नदी के तट पर जो है जम्मू कश्मीर में कैद कर लिया जाता है। ये इसके अंतिम क्षण होता है। ठीक है, बुढ़ापे की उम्र होती है, और अगले साल जो है जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, शायद कैद में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से जहांगीर का जो शासनकाल का अंत हो जाता है यहाँ पर। ठीक, उसका उत्तराधिकारी जो है शाहजहां बनता है, जो 1628 से लेकर के 1658 तक यानी कि कुल 30 वर्षों तक शासन करता है। अब इसकी भी प्रारंभिक जीवन को जान लीजिए। अभी अभी हमने देखा था कि इसने अपने शासनकाल से पहले 1918 ईस्वी में 1618 ईस्वी में जो है इन्होंने दक्षिण अभियान का नेतृत्व किया था। तो इसके पास बहुत बड़ी सैन्य शक्ति थी और इसे सैन्य संचालन का साथ साथ प्रशासन का भी अनुभव था। तो इसका प्रारंभिक जीवन आप देख चुके हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं। ये बेहद ही कम उम्र में जो है शाहजहां ने मुगल साम्राज्य का संभाल लिया था, मुगल साम्राज्य को। इसके पिता जहांगीर थे और माता जो है जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई भी कहा जाता है, इसका पुत्र था। और ये जोधाबाई जो थी जोधपुर के राजा उदय सिंह की बेटी थी। ठीक है, शाहजहां के 3 संतान, शाहजहां के बहुत सारे संतान थे, जिसमें ये 2 महत्वपूर्ण है, एक तो दारा सिकोह, दूसरा औरंगजेब। यही दोनों, जब शाहजहां का अंतिम काल आता है मरने के समय, तो यही दोनों के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो जाता है। उत्तराधिकार के लिए बहुत सारे युद्ध होते हैं। ठीक है, 2 संतान जो है दारा सिकोह, औरंगजेब, ये इनके थे। इसके काल में मुगल साम्राज्य का कुछ विस्तार हुआ था, उसके बारे में जान लेते हैं। शाहजहां ने सबसे पहले अहमदनगर पर जो है विजय हासिल की थी 1633 ईस्वी में। अहमदनगर को जीत लिया था। जब उन्होंने अहमदनगर पर आक्रमण किया था, इस समय यहाँ का शासक निजामशाही वंश का जो शासक था सुल्तान हुसैन था। जब शाहजहां ने 1613 में अहमदनगर को अपने साम्राज्य में लाया था, इस समय यहाँ का शासक हुसैन शाह था। जब इन्होंने अहमदनगर को मिला लिया तो गोलकुंडा के शासक जो थे वहां पर खुद डर के जो है इससे संधि कर ली थी, बिना लड़े हुए इससे संधि कर ली। और संधि के बाद बहुत सारे जो है कर, धन, संपत्ति भी दिया था। और उस संपत्ति में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज था, वह कोहिनूर हीरा। ये गोलकुंडा के शासक ने इसे भेंट किया था शाहजहां को। तो भारत के इतिहास में अब पहली बार जो है इस कोहिनूर हीरा का नाम यहाँ पर सुनते हैं। और इसके बाद हर बार जो है आप इसे सुनने को मिलेगा। यहाँ से अंग्रेजों के हाथ में, यहाँ से सीधे ट्रांसफर हो जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी, एक मुगल शासक से दूसरे मुगल शासक, दूसरे से तीसरे, ऐसे में ट्रांसफर होते जाता है। फिर मुगल शासक के बाद अंग्रेज के हाथों जाता है और अंग्रेज फिर उसे उठा के आज़ादी के बाद जो है उसे अपने देश ले जाता है।
और अभी भी ये वहाँ पर लंदन में रखा हुआ है। तो यहाँ से इतिहास में पहली बार इसका नाम सुन रहे हैं। ये गोलकुंडा के जो शासक थे, गोलकुंडा शासक, ये संधि के परिणाम स्वरूप इसने शाहजहां को भेंट किया था। ठीक है, जब इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया तो कहा जाता है कि गोलकुंडा जो है दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मंडी के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। तो ये भी चीज आपके लिए फैक्ट हो सकती है। इसके बाद 1636 ईस्वी में पहले उसने अहमदनगर को जीता, अहमदनगर के बाद गोलकुंडा को, और 1636 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर पर ही आक्रमण कर दिया था। और बीजापुर पर जब आक्रमण कर दिया था तो इस समय जो यहाँ का शासक था वो आदिल शाह था। ठीक है, इससे भी संधि करने पर मजबूर कर लिया था आदिल शाह पर। उसके बाद जो है जब ये इन्होंने दक्षिण के महत्वपूर्ण प्रदेश जीत लिए थे तो अब बात थी उसकी जिम्मेदारी किससे संभाला जाए, प्रशासन उसका कैसे किया जाए, क्योंकि दिल्ली से रहकर दक्षिण की प्रशासन जो है बहुत अधिक आप उसमें मुगल जो है सल्तनत काल में देख चुके थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दौलताबाद जो स्थापित किया था देवगिरी से, देवगिरी उठा के ले गया था। तो आप देख सकते हैं केंद्र में दिल्ली में रह के जो है आप दक्षिण की जो है प्रभावशाली वहां पर प्रशासन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने फिर से क्या किया, राजधानी को औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहां पर जो है मुगलों द्वारा जो जीते गए दक्षिण के प्रदेश थे उसकी राजधानी बना दी। और वहां पर एक अपने जो प्रतिनिधि थे जिसे दक्कन का राज प्रतिनिधि कहा जाता था, वहां पर इसे नियुक्त किया था। ये संपूर्ण दक्कन के जो मामला थे वहां पर प्रशासन करता था, उसकी सैन्य गतिविधियों को देखता था। बाद में जाकर इस पद पर जो है स्वयं औरंगजेब को बिठा दिया जाता है। ठीक है, और औरंगजेब ने बाद में जो विद्रोह करता है, अब इसकी शक्ति का कारण आप यही देख लीजिए, ये संपूर्ण दक्कन का जो सेनापति है वो स्वयं औरंगजेब है। इसके पास बहुत सारे सेना थे, सैन्य संचालन का अनुभव भी था, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया था, वहां से शक्ति संचित की, फिर यहाँ के विद्रोह किया था। इसके बाद कहा जाता है कि जब कंधार और बल्ख के क्षेत्र में इसके कारण में जब विद्रोह हुआ था तो फिर वहां से बुला करके औरंगजेब को इसे कंधार और बल्ख के क्षेत्र में आक्रमण के लिए भेजा था। तो पूछा जा सकता है कि शाहजहां के काल में कंधार और बल्ख के अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो इसे औरंगजेब ने इसे नेतृत्व किया था। इसके काल में जो हुए विद्रोह के लिए से इसके शासनकाल विद्रोह के लिए जाना जाता है शाहजहां का काल। इसके आपको जानना जरूरी है, एक कट्टर शासक था, इसने बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक रूप कट्टर नीति अपनाई थी और इसके कट्टरपन के कारण इसके काल में बहुत सारा विद्रोह हुआ था। और इसका जो कट्टरपन है ये औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी और इसका पुत्र जो होता है इसके काल में अपने चरम पर पहुंच जाता है। कट्टरपन की शुरुआत इसके यहाँ से शुरू हो चुकी थी और उसके बाद औरंगजेब के काल में जो है अब देखिए धीरे धीरे कैसे जो है धीरे धीरे कट्टरपंथी जो है बढ़ रही है। अकबर जो था कहा जाता है कि वो धर्मनिरपेक्ष शासन किया था। अकबर के बाद जहांगीर हमने देखा था अभी, उसने 12 जो अध्यादेश जारी किए थे वो जन कल्याणकारी कार्य थे और कट्टरपन से वो दूर रहा था। फिर वहां देखते हैं शाहजहां, अब ये यहाँ पर कट्टरपन बढ़ रहा है और औरंगजेब के शासनकाल में आते ही और कट्टरपन अपने चरम पर पहुंच जाता है जिसके कारण उसके साम्राज्य का विघटन हो जाता है। यहाँ पर शाहजहां के काल में इसके कट्टरपन के कारण ही बहुत सारे विद्रोह हुए थे। इसमें पहला विद्रोह जो था बुंदेलखंड में हुआ था। यहाँ यह विद्रोह 1628 ईस्वी में बुंदेला नायक जुझार सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो ये चीज आप याद रखिएगा, इसका कारण याद रखिएगा। ये था, एक तो उनका कट्टरपन था, दूसरा कहा जाता है कि यहाँ का जो शासक था वो अपनी प्रजा को बहुत परेशान करता था, इसलिए यहाँ पर जो शाहजहां ने उस पर आक्रमण कर दिया था। इसके काल में एक अफगान सरदार थे जिसे खाने जहां लोदी कहा जाता है। ये इस समय मालवा की जो है पहले मालवा का शासक था, ये मुगल शासक ही था। इसने विद्रोह कर दिया था, इसे मुगल दरबार में कहा जाता था कि सम्मान नहीं किया गया था, इसलिए विद्रोह कर दिया था। ये अफगान शासक खाने जहां लोदी मुगल का ही सूबेदार था जो मालवा में काम कर रहा था। इसने विद्रोह कर दिया था अपने मालिक के खिलाफ ही। ठीक, अब सिखों के जो गुरु हरगोविंद सिंह थे, इसका तो देखिए था, ये छठे गुरु थे, इसने विद्रोह कर दिया था। इसमें सिखों की हार हुई थी। अर्जुन देव की हत्या के बाद इन लोगों ने जो सिख विद्रोह का नेतृत्व किया था हरगोविंद सिंह ने, बाद में इनको कैद करके जो है जेल में डाल दिया गया था। तो ये भी विद्रोह था इसके काल में। एक और विद्रोह था इसके काल में, शाहजहां के काल में पुर्तगाली लोग आने लगे थे और इसने पुर्तगाली ने भी जो है विद्रोह किया था। पुर्तगाली के काल में भी पुर्तगालियों ने जो है इसके व्यापारिक एकाधिकार को, जो मुगल हस्तक्षेप थे, मुगलों के आदेश थे, इसको मानना जो है नहीं मान रहा था, उसकी अवहेलना कर रहा था। इसीलिए 1632 ईस्वी में शाहजहां ने जो है हुगली यानी कि पश्चिम बंगाल जाकर के इसके व्यापारिक अड्डों को नष्ट कर दिया था, पुर्तगालियों के व्यापारिक अड्डे को। ठीक है, इसके काल में पुर्तगालियों ने भी विद्रोह किया था। मुगल शहंशाह शाहजहां के समय में
1630 से 32 ईस्वी के बीच दक्कन और गुजरात के क्षेत्र में जो है यहाँ पर भीषण अकाल पड़ा था। इस भीषण अकाल में जो है बहुत सारे लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। उस काल में राजकीय सहायता नहीं पहुंचाई गई थी और भीषण अकाल में बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। जनता में असंतोष जो है अपने चरम पर था। इस कारण इन लोगों ने भी विद्रोह कर दिया था। तो जब साम्राज्य में एक के बाद इतने सारे विद्रोह हो रहे हो तो उस साम्राज्य की क्या स्थिति होगी आप अनुमान लगा सकते हैं। शाहजहां के काल को हमने अभी देखा था कि इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों इसके काल में बहुत सारी जो है स्थापत्य की संरचनाएं बनाई गई थी। हम लोग जो है केवल इसके स्थापत्य का नाम याद रखेंगे कि इसके काल में क्या बनाया गया था। बाकी डिटेल से हम लोग इसकी जब आर्ट एंड कल्चर की बारी आएगी तो हम आर्ट एंड कल्चर के क्लास में पढ़ेंगे कि ताजमहल की विशेषता क्या है, वो किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जामा मस्जिद की क्या विशेषता है, लाल मंदिर की क्या विशेषता है, ताजमहल सफेद संगमरमर से बनाया गया था। इसमें मुगल साम्राज्य की जितनी भी यूनिक विशेषताएं हैं, अरेबिस्क का लेखन विधि, मुगल साम्राज्य, मीनार की संरचना, गुंबद, विशिष्ट गुंबद, दोहरे गुंबद, इन सभी का प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये सभी हम लोग पढ़ेंगे जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। ऐसे ही लाल किला और जामा मस्जिद देख सकते हैं, ये लाल पत्थर से बना हुआ था, लेकिन ये जो था सफेद संगमरमर से बना हुआ था। फिलहाल हम लोग ये केवल ये देख सकते हैं, हम केवल नाम याद रखेंगे कि किन संरचनाओं का इस काल में केवल निर्माण किया गया था। ये चीज आपको याद रहेगी कई बार, क्योंकि ये फैक्ट भी पूछ लिया जाता था। तो शाहजहां के काल में कहा जाता है कि पहली बार जो है सफेद संगमरमर से जो है भवन बनाए जाने लगे थे। बहुत ज्यादा इस काल में इसको महत्व दिया गया था। आगरा स्थित जो ताजमहल है ये तो विश्व प्रसिद्ध है और आपको भी पता होगा। दिल्ली का लाल किला और यहाँ पर स्थित जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। आगरा की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। आगरा के किले में दीवाने आम, दीवाने खास और एक मुसम्मन बुर्ज है, इसका निर्माण इसने भी करवाया था। लाहौर में स्थित शालीमार बाग और एक शीश महल है, इसका निर्माण इसी के काल में हुआ था। यहाँ पर काबुल में, कंधार, कश्मीर और अजमेर में कई सारे महल और बगीचे, इमारतें आदि बनवाई गई थी शाहजहां के काल में। इसने रावी नदी से एक नहर निकाली थी जो लाहौर तक गया था शाहजहां के काल में। इसके काल में आप देख सकते हैं कुछ और तरक्की हुई थी। इसके दरबार में पंडित जगन्नाथ नामक एक राजकवि हुआ करता था। आप पंडित जगन्नाथ नामक राजकवि था जिसे पंडित राज भी कहा जाता था। इन्होंने गंगा लहरी नामक रचना की थी। गंगा लहरी के रचनाकार ये पंडित जगन्नाथ हैं और ये शाहजहां के दरबारी थे। शाहजहां के जो सबसे बड़े पुत्र थे दारा शिकोह, इससे छोटा पुत्र था औरंगजेब, सबसे बड़ा दारा शिकोह था। इसने भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद करवाया था। ठीक, साथ ही इन्होंने कुछ वेदों का संकलन भी किया था। इसने वेदों पर टीकाएं भी लिखी थी, वेदों पर टिप्पणी जिसे कहते हैं फारसी भाषा में, वो लिखा था इसने। शाहजहां ने भी एक सिक्का चलाया था। जैसे आपने जहांगीर के काल में देखा था कि उसने एक निशार नामक सिक्का चलाया था, वैसे शाहजहां ने भी एक सिक्का चलाया था जिसे आना कहा जा सकता है। ये तो आधुनिक काल पर तक चलते आया है। हम लोग 2000 ईस्वी तक इसको देखते आए हैं। 4 आने कहा जाता था, 16 आने कहा जाता था। भारत का जो सिक्का प्रणाली था इसमें आना जो थी देन, इसी की देन थी, ये शाहजहां के काल की देन थी। शाहजहां ने एक और चीज बनवाई थी, आर्ट एंड कल्चर के लिए महत्वपूर्ण है। ये जिस सिंहासन में बैठता था उसे तख्त ए तौस कहा जाता था, इसे मयूर सिंहासन कहा जाता था। मयूर सिंहासन का निर्माण इसी ने करवाया था। मुगल शासक इसके बाद से इसी सिंहासन पर बैठते थे और अपना शासन करते थे। इस सिंहासन का निर्माण जो है, इसके जो वास्तुकार हैं बे बादल खान था, ये वास्तुकार हैं। इसका निर्माण इसी ने करवाया था, इसी ने किया था तख्त ए तौस का, और ये शाहजहां के काल में निर्मित किया गया था। बाद में आप देखते हैं कि इस तख्त ए तौस को जब अफगान आक्रमण हुआ था अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में, तो वो वहाँ से इसे छीन कर जो है दिल्ली को लूट कर यहाँ से उठा के ले जाता है तख्त ए तौस, और अभी भी वो उसी के पास है। ठीक है, इसके काल में हमने कहा था बहुत सारे उत्तराधिकार के लिए भी युद्ध हुआ था। जब इसके शासन का अंतिम शासनकाल का जो अंतिम वर्ष आया था, जब ये वृद्ध हो चुका था, तो इसके काल में औरंगजेब ने और उसके जो और उत्तराधिकारी थे उसके काल में युद्ध होने शुरू हो गए थे। आपको इस युद्ध का उद्देश्य याद रखना है और तिथि याद रखना है, ये नहीं याद रखना है। और दोस्तों ये युद्ध कहाँ पर, ये जो स्थल है ये कहाँ पर स्थित है वर्तमान में, जैसे ये घड़मठ है तो ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, यही चीज आपको याद रखनी है। किसके किसके बीच में हुआ था आपको उतना याद नहीं रखनी है। अब ये उत्तराधिकार युद्ध है तो ऑब्वियस है, एक तरफ केंद्र की सत्ता होगी
और दूसरी तरफ उसके पुत्र होंगे। ठीक है, तो जो केंद्र में होंगे ये शाही सेना का नेतृत्व करेगा, यहाँ पर शाही सेना होगा, और जो पुत्र होगा, पुत्र की ओर से जो सेना लड़ेगा इसे विद्रोही सेना कहा जाएगा। ठीक है, तो यही था इस समय का। तो इसे याद रखना बहुत ही आसान होगा आप लोगों के लिए। 5 महत्वपूर्ण उत्तराधिकार युद्ध हैं, ये याद रखिएगा, जो इसके काल में हुआ था। पहला जो था ये युद्ध था बहादुरपुर का युद्ध, इसे 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। ये बहादुरपुर कहाँ पर स्थित है? ये बनारस के पास स्थित है, बनारस के पास स्थित है। ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ये कहाँ पर लड़ा गया था 1658 ईस्वी में। ये सारे पांचों युद्ध जो हैं 1658-59 ईस्वी में ही लड़े गए थे, जब शाहजहां के जीवन का अंतिम क्षण आया था, अंतिम काल आया था। तो आपको ईस्वी भी याद रखने में बहुत सारी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, दूसरा हुआ था घरमट का युद्ध, ये भी एक उत्तराधिकार युद्ध था, और ये उत्तराधिकार युद्ध जो है मध्य प्रदेश के घरमट नामक स्थान पर हुआ था। ये घरमट जो है, घरमट ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में स्थित है घरमट, ये उत्तराधिकार युद्ध है। सामूगढ़ का ये लड़ाई, ये भी 1658 ईस्वी में हुई थी, और सामूगढ़ ये आगरा के आसपास स्थित है, उत्तर प्रदेश के आगरा के आसपास स्थित है सामूगढ़। खजवा का युद्ध 1659, ये खजवा वर्तमान इलाहाबाद के आसपास स्थित है, और ये उत्तराधिकार युद्ध है। देवराई का युद्ध 1659, ये राजस्थान के आसपास स्थित है। ठीक है, देवराई, यहाँ पर ये युद्ध हुआ था। एक तरफ केंद्र की सेना थी, शाही सेना, और दूसरी तरफ इसके पुत्र थे। उत्तराधिकार के लिए जो भी युद्ध हुआ था, इसमें ये अंतिम युद्ध था, ये अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में जो है दारा शिकोह जो था और औरंगजेब के बीच जो है हुआ था। ये दारा को बंदी बनाकर मार डाला गया था इस युद्ध में, और बाद में जब उसका उत्तराधिकार के लिए जो है एक प्रतिद्वंदी समाप्त हो जाता है, तो फिर औरंगजेब जो है, औरंगजेब अगला बादशाह बनता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध था। इसकी कुछ विशेषताएं भी याद रखिएगा कि ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था, जिसमें औरंगजेब जो है दारा शिकोह को मार देता है, दारा शिकोह की हत्या कर दी जाती है, और फिर मुगल बादशाह, मुगल सम्राट बन बैठता है। इसकी धार्मिक नीति को देखिए, शाहजहां की धार्मिक नीति ये कट्टर था, इसलिए इसको जानना जरूरी हो जाता है। ये अपने पूर्वजों की तरह जो है धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनी नहीं अपनाई थी। इन्होंने अपने शासनकाल में इस्लाम को बढ़ावा दिया था, इन्होंने इस्लाम धर्म का पक्ष लिया था, और अपनी धार्मिक नीतियों से ऐसे ऐसे कदम उठाए थे जिससे हिंदू धर्म को, जो हिंदू थे उस समय, उसको आहत किया था। इसने अपने शासनकाल में पर्दा और पैबोस प्रथा जो थी इसको बंद करवा दिया था। इसने इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत की स्थापना करवाई थी। ये इलाही संबत जो है, आप दीन इलाही आप जानते हैं, ये अकबर द्वारा लॉन्च किया गया था, अकबर के काल में। ठीक है, इसे बंद करवा दिया, और इसके स्थान पर हिजरी संबत, ये हिजरी संबत जो है ये इस्लामों का एक संबत है, इस्लाम संबत है। ठीक है, तो ये इन्होंने जो भी कुछ कार्य किया था, सभी कुछ इस इस्लाम को खुश करने के लिए किया था, उस समय के मौलवी मुल्ला को खुश करने के लिए। अब देखते हैं कि औरंगजेब ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, उसने पशु हत्या थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। शाहजहां ने उस वैन को जो था, प्रतिबंध को हटा लिया था, यानी कि अब कोई भी गौ हत्या कर सकता था, यानी कि अब गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं रहा था। साथ ही इसने हिंदुओं को मुसलमान गुलाम रखने पर बैन लगा दिया था, यानी कि अब कोई हिंदू जो सरदार हो सकते हैं या फिर कोई बड़े आदमी हो सकते हैं, तो ये गुलाम तो रखेगा, लेकिन कोई मुस्लिम धर्म का गुलाम नहीं रख पाएगा। तो इन चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया था इसने। आप देख रहे हैं कि ये सभी चीजें जो थी, मुस्लिम ने क्या किया था, इन्होंने हिंदू धर्म को आहत करने के लिए किया था। ठीक है, एक और चीज थी, इन्होंने तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया था। हिंदू जो तीर्थ यात्रा करते थे, जैसे कि वैष्णो देवी या चार धाम की यात्रा करेंगे, तो उन पर टैक्स लगा दिया गया था इसके काल में। इन्होंने 1633 ईस्वी में, जितने भी सारे 1633 ईस्वी में क्या किया था, इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। इस तरह से दोस्तों आप देखते हैं कि मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के बाद भारत में एक बार फिर से, ये किसके काल में, शाहजहां के काल में, शाहजहां ऐसा शासक बना जिन्होंने हिंदू के मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। इससे पहले जो है केवल महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के काल में जो है हिंदू के मंदिरों को तोड़ा गया था। ठीक, इसके बाद इन्होंने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए, हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए इन्होंने एक अलग से विभाग खोल रखा था, इन्होंने एक अलग से एक विभाग खोल रखा था। तो आप जान सकते हैं
कि ये धर्म परिवर्तन के लिए कितना उतारू था उस समय। ठीक, इन्होंने पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए इन्होंने गिरजाघरों को तुड़वा दिया था। ईसाई धर्म के जो चर्च होते हैं इसको भी तुड़वा दिया था। इसने हिंदू मंदिरों को तो तोड़ा ही तोड़ा, इसने ईसाइयों के चर्च को भी तोड़ा, उसके गिरजाघरों को भी तोड़ा था। आगरा में था ये, इसको भी तोड़ा था। अब देखिए यहाँ पर एक विरोधाभासी उसके कार्य हैं। इतने सारे काम जो थे इसके नेगेटिव कार्य थे। इसने हिंदू को तंग करने के लिए किया था। फिर पता ना उसे क्या सूझी, इसने अहमदाबाद में एक चिंतामणि मंदिर है, इसकी मरम्मत करवा दी। तो ये चीज आपके लिए यूनिक हो सकती है। ठीक है, इन्होंने हिंदू धर्म के लिए कुछ तो अच्छा किया। जगन्नाथ और गंगा लहरी जो थे उसके राजकवि थे। ये दो हिंदू थे जिसको इन्होंने अपने राजकवि के रूप में दिया था। और कविंदाचार्य जो आयर सुंदरदास चिंतामणि थे, सुंदरदास और चिंतामणि ये भी हिंदू लेखक थे, ये भी उनके दरबार में थे। तो ये कुछ कार्य थे जो इनको धर्मनिरपेक्ष कहा जा सकता है। लेकिन बाकी जितने भी कार्य थे इसके, सभी जो है इसके उल्टे पुल्टे थे। हो सकता है जब इसका शासनकाल का अंतिम वर्ष आया हो, जब इसका पतन अपने सामने दिखाई दे रहा हो, तब इसने हिंदुओं से सहानुभूति अर्जित करने के लिए इस तरह की नीति अपनाई हो। तो आप इसे यही कह सकते हैं कि इसने इस प्रथा की नीति इसलिए अपनाई थी कि ये हिंदुओं से सहानुभूति लिया जाए, हिंदी से सहानुभूति अर्जित करने के लिए उसने इस रीति का पालन किया था। अपने पूरे बचपन में, पूरे जवानी में इसने हिंदुओं को परेशान किया, हिंदू के मंदिरों को तोड़ा, बहुत सारे आप देख सकते हैं क्या क्या किया उसने। लेकिन जब उसके अंतिम काल आई तो उसने धर्मनिरपेक्ष बन गया था और हिंदुओं के लिए कुछ करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब देखिए शाहजहां के अंतिम काल में जो था, चारों पुत्रों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई हुई थी। ये आप देख चुके हैं कि 5 लड़ाई लड़ी गई थी और अंतिम युद्ध में जो है औरंगजेब विजय हो जाता है और औरंगजेब ही जो है अगला शासक बन जाता है मुगल संबंध का। औरंगजेब, इस उत्तराधिकार की लड़ाई में 5 युद्ध लड़े गए थे। इस 5 युद्ध का जो अंतिम युद्ध हुआ था वो 1659 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध के बाद जो है ये इसके अपने उत्तराधिकार को समाप्त करने के बाद इसके अंतिम क्षण के जो है इंतजार करने लगता है। 1666 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद जो है औरंगजेब इसका उत्तराधिकारी बनता है। औरंगजेब सत्ता में आते ही सबसे पहले इन्होंने साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले इन्होंने मीर जुमला के नेतृत्व में 1662 ईस्वी में क्या किया, असम पर अधिकार कर लिया था। असम पर अधिकार करके उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद बीजापुर 1686 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर पर आक्रमण किया और यहाँ के जो शासक थे सिकंदर आदिल शाह, इसको पराजित करके इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। दोस्तों ये बीजापुर गोलकुंडा ये वही राज्य है जिसे आपने देखा था कि बहमनी साम्राज्य के बाद विघटन के बाद ये 5 राज्यों में विभाजित हो गया था। और हमने उस समय कहा भी था कि भले ही ये सल्तनत काल से विघटित होके अभी अलग हो जाए, लेकिन फिर बाद में जब मुगल काल आएगा तो फिर जो है ये सभी उसमें मिल जाएगा। तो सल्तनत काल से विघटित हुआ और मुगल काल में आके मिल गया। ये सारे वही राज्य हैं। गोलकुंडा, विजयपुर के बाद अगला राज्य था गोलकुंडा। यहाँ के शासक इस समय थे गोलकुंडा के अबुल हसन। इसको पराजित करके इसे भी इस साम्राज्य में मिला लिया गया था मुगल साम्राज्य में 1687 का। आपको इसकी तिथि याद रखनी है और इस समय यहाँ का शासक कौन था ये भी आपको याद रखनी है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके समय भी विद्रोह हुआ था। जैसे हमने देखा था कि शाहजहां के काल में बहुत सारे विद्रोह हुए थे। एक तो साम्राज्य के भीतर विद्रोह हुआ था और उसके परिवार के भीतर भी विद्रोह हुआ था। परिवार के भीतर जो विद्रोह हुआ था उसे उत्तराधिकार का युद्ध कहा था। इसमें 5 भयंकर युद्ध लड़े गए थे। और साम्राज्य के भीतर जो युद्ध हुआ था उनकी धार्मिक कट्टरपन की नीति के कारण हुआ था। तो आप जितने भी युद्ध देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे युद्ध उनके कट्टरपन का परिणाम है। इनकी जो कट्टरपन की नीति थी, धार्मिक कट्टरपन या कट्टरता जिसे कहते हैं, उसका परिणाम था। इसने हिंदुओं को जो शोषण करने की जो नीति अपनाई थी उसी के परिणाम के फलस्वरूप इतने सारे विद्रोह हुए थे उसके काल में। इसके काल में सबसे पहले अफगानों ने विद्रोह किया था 1667 से लेकर के 1672 ईस्वी के बीच। मथुरा के जाटों ने विद्रोह किया था 1669 से 1881 तक चलता रहा था। सॉरी, ये 1681 है, ये यहाँ तक चलता रहा था। 1672 में ही सतनामियों का विद्रोह हुआ था। सतनामी संत थे, इसका विद्रोह हुआ था। इसके काल में अंग्रेजों ने भी विद्रोह कर दिया था 1686 ईस्वी में। हमने देखा था पिछले जो था
पिछला शासक शाहजहां का, उसके काल में किसने, पुर्तगालियों ने विद्रोह किया था। यहाँ पर इसने अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया था। राजपूतों ने विद्रोह किया था 1679 से लेकर के 1700 ईस्वी तक उसका युद्ध चला था। पंजाब के सिखों का विद्रोह जो है आप देख सकते हैं, ये पहले से चली आ रही है। हरगोविंद जो थे उसी समय से, चूंकि उसके जो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, उसको फांसी दे दी गई थी इसके पिता के काल में। इसके बाद सिखों का विद्रोह चलता रहा, और इस काल भी यहाँ के जो, इस काल के जो गुरु, इसके अंतिम जो थे नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर, इसको इसने फांसी डलवा दी थी औरंगजेब ने, तेग बहादुर को। इस कारण इसका विद्रोह हुआ था। तो ये सब कुछ भी आप देख रहे हैं, ये सभी इसके कट्टरपन के कारण हो रहा है। ठीक है, इसने तेग बहादुर को फांसी दे दी थी। ये सिखों के नौवें गुरु हैं, सिखों के नौवें गुरु हैं। इसके काल में बुंदेला में विद्रोह हुआ था। यहाँ के जो ओरछा शासक थे चंपत राय, इसके नेतृत्व में बुंदेला विद्रोह हुआ था औरंगजेब के काल में। इसके काल में अकबर का विद्रोह हुआ था। अकबर द्वितीय है, ये अकबर, इसे द्वितीय कहा जाता है। अकबर द्वितीय का विद्रोह हुआ था। मेवाड़ और मारवाड़ से सहायता का आश्वासन पाकर, ये मेवाड़ के और ये जो है अकबर द्वितीय, इसके उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। इसके काल में क्या किया था इसने मेवाड़ और मारवाड़ से सहायता लेने के लिए उसके शरण में गया, और फिर वहां पर जो है इसके विद्रोह कर दिया था। ये औरंगजेब के पुत्र ही हैं। ठीक है, और जब यहाँ से युद्ध में पराजित हो गया तो भागकर ये फारस चला गया था। ठीक, इसके कारण में पुर्तगालियों ने भी विद्रोह किया था। औरंगजेब ने अंग्रेजों को हुगली में भले ही बाहर कर दिया हो, लेकिन इसने विद्रोह किया था 1686 ईस्वी में। ये चीज आप इससे पहले भी देख चुके हैं, शाहजहां के काल में भी विद्रोह किया था पुर्तगालियों ने, और ये अब भी विद्रोह कर रहा है। ठीक है, इसके जो पिता थे जहांगीर, उसने धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, हिंदुओं के साथ साथ विदेशियों के प्रति भी। आप अकबर के काल में भी देखते हैं, वहां पर भी ईसाई मिशनरी, उसने धर्म और चर्चा पर बहस करने के लिए सभी धर्मों के लोगों को, यहाँ तक कि ईसाई को भी अपने धर्म जो उसके थे वहां पर बुलाया था उसने, और वहां पर जो है सब प्रत्येक रविवार के दिन वहां पर धार्मिक मामलों पर बहस करता था। तो वो एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। जहांगीर के काल में भी धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई थी। उसने हिंदुओं के साथ साथ राजपूत, मराठा और यहाँ तक सिखों को भी खुश करने की कोशिश की, और उसके काल में विदेशी भी खुश रहे। उसके काल में देखा था विदेशी यात्री, डच भी था और अंग्रेज भी थे जो उसके दरबार में गए थे। उसने इंग्लिश खान की उपाधि तक दी थी। लेकिन इसके जो पुत्र हुए शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब, अब यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर कट्टरपन का लेवल, यदि आप इसको 1 स्टार देंगे तो यहाँ पर आगे सीधे 3 स्टार हो जाता है। ठीक, कट्टरपन यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, और यहीं से इसका साम्राज्य का विघटन जो है, साम्राज्य का नाश होना शुरू हो गया। आप किसी भी जनता का विश्वास तभी जीत पाएंगे जब जनता आपसे खुश हो, आपके शासन से खुश हो, वरना यदि विद्रोह करने पर उतारू हो गई तो फिर विघटन आपके बहुत ही निकट है। परिणाम यही हुआ। औरंगजेब ने सबसे ज्यादा जो है एरिया यहाँ पर शासन किया था, भारत के सबसे बड़े क्षेत्र पर, और इसी के काल में जो है विघटन, साम्राज्य का विघटन शुरू हो जाता है। और विघटन आते आते ये केवल दिल्ली तक आके सिमट जाता है। कब जाके, ये 1857 के आसपास जाते जाते, और फिर बाद में इसको भी समाप्त कर लिया जाता है 1857 की क्रांति के बाद। और एक बार तो ऐसा आया था जब मराठा लोग दिल्ली पर आक्रमण कर लिया था और दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया था, और उल्टे मुगल साम्राज्य से टैक्स लेता था। जी, आप देखिएगा जब पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 ईस्वी के आसपास, तो उस समय मराठा साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली अवस्था में रहता है। वो दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली के शासक से टैक्स वसूलता है। अब तक क्या होता आ रहा है, ये दक्षिण पर आक्रमण करता है, मराठा राजपूतों पर आक्रमण करता है, और वहां पर आक्रमण करके उससे टैक्स वसूलता है। लेकिन यहाँ पर अब उल्टी गंगा बहेगी। औरंगजेब के बाद से अब उल्टी गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। अब जितने भी शासक इसके उत्तराधिकारी आएंगे वो सभी नालायक और निकम्मे होंगे, और साम्राज्य इसके पतन की ओर जाना शुरू हो गया था। इसके काल की जो कुछ अन्य विशेषताएं हैं वो याद रखिएगा, घटनाएं औरंगजेब के काल की। कहा जाता है कि इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहली बार 1658 ईस्वी में हुआ था, जो समूहगढ़ की विजय के उपरांत, और दूसरा 1659 ईस्वी में देवराय के विजय के बाद। तो इतिहास में ये भी एक शासक है, इससे पहले भी आप देख चुके हैं और भी शासक थे, और ये भी एक नाम जोड़ लीजिए उसमें, जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। इसने जनता के आर्थिक कष्टों को दूर करने के लिए इसने राहदारी नामक कर को दूर कर लिया था। एक आंतरिक पारगमन टैक्स था,
पानदारी उसे कहा जाता था जो व्यापारिक वस्तुओं पर चुंगी के रूप में लिया जाता था। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि राहदारी जो है एक पारगमन शुल्क था, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए या एक जिले से दूसरे राज्य जाने के लिए जब रूल टैक्स कहा जाता है, ये इस प्रकार का टैक्स था राहदारी। राह यानी कि रास्ते पर लिया जाने वाला टैक्स आप कह सकते हैं, आप इसे याद रख सकते हैं। पानदारी जो ये है, ये व्यापारिक वस्तुओं पर, व्यापारिक जो चीजें थी इसको बेचने के लिए पर जो लाभ होता था उस पर लिया जाता था, व्यापारिक चुंगी के रूप में लिया जाता था। ये सभी कर थे। ये आबाब, उस समय स्थानीय करों को आबाब कहा जाता था फारसी भाषा में या तुर्की भाषा में, ठीक है। औरंगजेब कुरान की नकलें तैयार करता था और टोपियां सीता था। औरंगजेब ने अपने दरबार में सिजदा पर रोक लगा दी थी और सिक्कों पर कलमा गोदने की मनाही कर दी थी। सिक्कों पर किसी भी प्रकार की लेख लिखना मना कर दिया था इसने। इसने अपने दरबार में नौरोज त्योहार, दरबार में संगीत भी बंद करवा दिया था। लेकिन इसने वाद्य संगीत जो है यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, आप इसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसने जारी रखा था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और नौबत, ये शाही बैंड होता है, बैंड बाजा, तो इन दोनों चीज़ों को जो है बजाना जारी रखा। लेकिन इसने संगीत, म्यूजिक, गाने बजाने बंद करवा दिए थे, त्योहार बंद करवा दिया था। कहा जाता है कि औरंगजेब स्वयं भी एक वीणा वादक था। तो इतिहास में ऐसे दो नाम आते हैं जो वीणा बजाता है। तो आप समुद्रगुप्त का नाम सुनते हैं, समुद्रगुप्त का नाम सुनते हैं, और दूसरा ये शासक है जो वीणा बजाने में निपुण था। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन, तोलादान प्रथा और ज्योतिष से जंतरी बनवाना जैसे जो प्रथा थी इसको बंद करवा दिया था। इसने होली के साथ साथ मुहर्रम को भी सार्वजनिक रूप से सड़क पर जो मनाया जाता था इस पर रोक लगा दी। होली के साथ साथ मुहर्रम पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये इसके लिए महत्वपूर्ण बात हो सकती है। इसने दरबारियों के लिए रेशमी वस्त्र पहनने पर रोक लगा दी थी। रेशमी वस्त्र काफी उस समय बहुत ही पतले होते थे और इतने पतले होते थे कि बाहर से शरीर के जो है अंग दिखते थे। तो इनका मानना था कि इसके नैतिक पतन होता है, दरबारियों का नैतिक पतन होता है, इसलिए जो है ये चीज, इस पर रोक लगाया जाए, ठीक। औरंगजेब ने गुजरात के कई सारे मंदिरों को नष्ट करवा दिया था। इसमें सोमनाथ मंदिर भी है, यानी कि सोमनाथ मंदिर को एक बार फिर से लूटा गया था औरंगजेब के काल में। औरंगजेब ने बनारस के जो प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर है इसको नष्ट करवा दिया था। मथुरा में एक केशव राय मंदिर है जो जहांगीर के काल में वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। तो इन दोनों मंदिर को भी नष्ट करवा दिया था। तो एक तो इसने सोमनाथ मंदिर को नष्ट करवा दिया, दूसरा विश्वनाथ मंदिर, तीसरा केशव राय मंदिर को नष्ट करवा दिया था। इसने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया था। आप इससे पहले जो है शाहजहां को भी देख सकते हैं, शाहजहां ने भी ये तीर्थ यात्रा कर लगा दिया था, ठीक है। औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से शुरुआत कर दी। ये एक धार्मिक कर था और अंतिम बार जो है इसे अकबर ने बंद कर दिया था। अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था, लेकिन उसके बाद से किसी भी शासक ने इसे लागू नहीं किया। इसे पहली बार फिर से जो है औरंगजेब के काल में इसे लाद दिया गया था। इस जजिया कर से समाज के कुछ जो वंचित वर्ग थे इनको छूट दी गई थी, जैसे कि स्त्री, मानसिक रोगी, पागल जो लोग थे, सरकारी नौकरी और संपत्तिहीन जो गरीब लोग थे, इनको इससे छूट थे। औरंगजेब ने स्वयं को जिंदा पीर कहा था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मुहत्सिब है इस नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी और इनका काम ये था कि लोग समाज में लोगों पर नजर रखना कि वो धार्मिक रीति से, इस्लामिक रिवाज से अपना जीवन यापन कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि औरंगजेब ने समाज पर तो पहरा लगाया ही लगाया, इसने व्यक्ति के जो है स्वतंत्रता उस पर भी जाकर प्रतिबंध लगा दिया था। सभी व्यक्तियों पर जो है एक पहरा रखने के लिए एक व्यक्ति खड़ा कर दिया था मुहत्सिब नाम का, कि तुम लोग इस्लाम धर्म के अनुरूप अपना जीवन जियो, शरीयत के अनुसार जीवन जिए। तो इसके लिए इसने एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी थी। इसने भी शराब और भांग जैसे पादक जो है मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ, इसके सेवन पर रोक लगा दी थी। इसके काल में कुछ स्थापत्य कला की जो है स्थापत्य कला भी किए गए थे, जिसमें ज्यादातर चीजें नकल की गई थी वो शाहजहां के काल के। इसने बीबी का मकबरा एक बनवाया था। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इस मकबरे को रबिया दुरानी का मकबरा भी कहा जाता है। इस मकबरे का, बीबी का जो मकबरा है या जिसे रबिया दुरानी का मकबरा कहा जाता है, इससे कुछ उपनाम भी रखे गए हैं। इसे दूसरा ताजमहल कहा जाता है, इसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है, और या फुहर ताजमहल भी कहा जाता है। कभी कभी इसे काला ताजमहल भी कहा जाता है।
काला ताजमहल भी कहा जाता है। काला ताजमहल इसलिए कहा जाता है कि ये ग्रेनाइट अथवा काले पत्थर से बनाए गए हैं, काले पत्थर अथवा ग्रेनाइट से बनाए गए हैं, इसलिए इसे काला ताजमहल भी कहा जाता है। ये ताजमहल की हूबहू नकल है, लेकिन उसकी तरह सुंदर नहीं है। ये औरंगजेब के काल में बनाया गया था। दूसरा इसका जो स्थापत्य कला है वो है बादशाही मस्जिद। ये इसे लाहौर में बनवाया था। ये दिल्ली की जामा मस्जिद की हूबहू नकल है। ठीक। अगला जो था मोती मस्जिद, ये दिल्ली के लाल किले के अंदर स्थित है। इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था और ये भी शाहजहां के आगरा के मोती मस्जिद की हूबहू नकल है। तो इसने जो भी कुछ काम किया वो सारे नकल था। इसकी मौत के बाद आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य का जो है उसी समय से, इसके काल, औरंगजेब के काल से ही बहुत सारे विद्रोह होने लगे थे और विद्रोह के बाद उसका विघटन शुरू होना गया था। अब और भी नालायक शासक जो है, यहाँ के कमजोर शासक उत्पन्न हुए और उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य एकदम लड़खड़ा गई थी और अपने चरम पर पहुंच गई थी। इसके बाद आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आए नहीं, केवल दो का याद रखने हैं। एक के काल में पलासी युद्ध हुआ था, जो मैंने पहले ही दिन बताया था, तो इसका याद रखने गया था किसके काल में हुआ था। दूसरा बक्सर युद्ध हुआ था और एक हुआ था 1857 का विद्रोह। तो ये किस मुगल शासक के काल में हुआ था, ये चीज आपको याद रखना है। ये मैंने उसी समय बता दिया था जब पहला क्लास हुआ था। ठीक। बहादुर शाह प्रथम, इसे मुअज्जम भी कहा जाता है। इसके काल में दरबारों में षड्यंत्र पड़ने लगी थी। ईरानी दल जो थे शिया मत मानने वाले थे और तुरानी वाले जो थे ये सुन्नी मुसलमान थे। इन्हीं दोनों के बीच जो है षड्यंत्र चलने लगा था। परिवार के बीच में चल ही रहा था, देश में विद्रोह चल ही रहा था, अब जो है दरबार में भी विद्रोह चलने लगा। तो फिर उससे जो है सम्राट का क्या होगा आप तो जानते ही हैं। इसलिए मराठों और राजपूतों को खुश करने के लिए उसने संधि जो है शर्तों के साथ संधि अपनानी शुरू कर दी थी। मतलब संधि जो है शर्त वो लोग लगाएंगे, मराठा और राजपूत शर्त लगाएंगे और ये लोग उसे मानेंगे ताकि वो लोग तुम खुश रहो। ठीक है, इसके लिए तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि ये कितना गिर चुका था अब तक। तो अब ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं कीजिए। ठीक है, इसके लिए आप हम सीधे जो है यहाँ तक मुगल वंश के जितने भी महत्वपूर्ण शासक थे हमने उसको जान लिया। अब जितने भी शासक हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम खुद चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा तथ्यों का लोड न दिया जाए, उतने ज़्यादा जरूरी नहीं रह जाते। परीक्षा की दृष्टि से जितने ही महत्वपूर्ण हैं हम वही केवल आपको बताए हैं। हम अगले सेशन में जो है हमारा जो अगला सेशन है वो 35वां क्लास होगा। कल का सेशन आप मराठा साम्राज्य जाने दीजिए, क्योंकि मराठा साम्राज्य जो है पहले से क्लास इसका शेड्यूल हो चुका है, तो इसलिए हम कल नहीं करेंगे बल्कि इसका परसों का लगेंगे। मराठा साम्राज्य के अगले दिन जो है परसों वाली क्लास होगी। इसमें हम इसके जो बाकी के इसके जो है मुगल साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था, इसके प्रशासन देखेंगे, प्रांतीय प्रशासन, राज्य प्रशासन और स्थानीय प्रशासन देखेंगे। उसके काल की जो आर्थिक दशा है, व्यापार की क्या दशा थी, कृषि की कैसी दशा थी, हम इन चीज़ों को देखेंगे। उस समय के जो समाज थे उसके बारे में हम देखेंगे। इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग जो है हमारा मध्यकालीन इतिहास परसों के दिन यानी कि 35वें क्लास में जाकर के हमारा मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। 35 क्लास में हमने देखा था कि हमने भारत का जो भूगोल है हमने उसको समाप्त कर दिया, प्राचीन इतिहास समाप्त किया और ये जो है हमारा मध्यकालीन इतिहास ये भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों एक बहुत ही क्विक रिवीजन सीरीज जैसे है 35 दिनों में आपने हर दिन लगभग 1-1 घंटे की क्लास चली है। इस 1-1 घंटे की क्लास में आपने 3 सब्जेक्ट पूरे कर लिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम उतनी डिटेल से पढ़ लिए हैं जहाँ तक हमें प्रीलिम्स जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और ये यूपीपीसीएस के साथ साथ हमने यूपीएससी लेवल तक की तैयारी करा दी है। आपको दोबारा कहीं भी पढ़ने की जरूरत ना हो, आप एक अच्छी नोट बना सकते हैं। इस तरह से हमने इसमें इतने सारे फैक्ट डाले हैं, इतने सारे तथ्य डाले हैं और कहानी की तरह आपको बताया है कि आप जो है एक अच्छी नोट बना सकते हैं। इसको दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कहीं से भी। दूसरा दोस्तों, आप इससे चीज़ें हैं, आप यदि नोट नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसके जो है पीडीएफ, चैप्टर वाइज पीडीएफ जो है आप उसे डाउनलोड करके आप उसे जो है एक कंबाइन खुद ही बुक बना लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। ये बुक आपको हमारे जो टेस्ट साथी का ऐप है आप वहाँ से आप उसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, आपकी तैयारी में धार मिल सकता है। इस ऐप को हम आपको बार बार बता रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट रखे गए हैं, इसमें 2-3 जो है यहाँ पर मुफ्त भी रखी गई हैं। यदि वो आपको पसंद आता है तो आप हमारे उस टेस्ट सीरीज में भी इनरोल कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो हमारा सेशन है कल से राकेश सर आपके लिए
एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। इसमें डेली प्रत्येक दिन जो है 50-50 एमसीक्यू पढ़ाई जाएगी। इसमें आपको एग्जाम हॉल के भीतर आपको सॉल्व करने के तरीके सिखाएंगे। राकेश सर उसका अनुभव है काफ़ी इस क्षेत्र में, तो आप कल से जो है राकेश सर की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।